हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे थिंकर के बारे में जिसने मार्क्सिज्म को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा था, दैट इज एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल ही टॉक्ड अबाउट कल्चरल हेजेमनी, जहाँ पर वो बताते हैं कि किस तरीके से जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो अपने आइडियोलॉजीज को यूज करती है टू ऑपरेस द वर्कर क्लास। उन्होंने बात की है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की, जो कि हेल्प करेंगे इस कल्चरल हेजेमनी को ओवरथ्रो करने में। एंड ही इज नोन फॉर हिज प्रिजन नोटबुक, जो उन्होंने अपने इम्प्रिजनमेंट टाइम के दौरान लिखी थी। एंटोनियो ग्राम्सी एक इटालियन मार्क्सिस्ट थे एंड ही वाज नोन फॉर हिज इंटेलेक्ट के वजह से उनको बहुत जाना जाता था। ही वाज आल्सो अ जर्नलिस्ट एंड उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स में गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज किया था, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया गया था, जिसकी वजह से उनको मसलोनी के रिजीम में जो लास्ट के 11 ईयर्स थे ऑफ हिज लाइफ उनको इम्प्रिजन रखा गया। एंड इसी पीरियड के दौरान उन्होंने अपनी द प्रिजन नोटबुक लिखी थी, विच वॉज अराउंड 3000 पेजेस लॉन्ग, जिसको स्मगल किया गया था फ्रॉम इटली एंड विच वॉज लेटर पब्लिश्ड इन द 1970s। मसलोनी एंड एंटोनियो ग्राम्सी वर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स। वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। फर्स्ट रीजन था देयर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। मसलोनी बिलीव करते थे फासिज्म में, जहाँ पर स्टेट इज ऑलमाइटी, स्टेट इज राइट, स्टेट जो कर रहा है वो सब सही है एंड लोगों का काम सिर्फ इतना है कि वो स्टेट को फॉलो करें विदाउट एनी क्वेश्चन। उन्होंने लोगों को एंड ऑल्सो ऑन द अदर हैंड एंटोनियो ग्राम्सी बिलीव कि स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास के वेलफेयर के लिए है, कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए है और गरीबों के वेलफेयर के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा है। इन दोनों के लिए डेमोक्रेसी का मीनिंग बहुत ही अलग था। मसलोनी जैसे ही पावर में आया, उन्होंने सारे जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स थे, फॉर एग्जांपल द फ्रीडम टू राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम टू डिसेंट, जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स हो सकते हैं, उन्होंने उनको खत्म करके अपनी एक अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट स्टैब्लिश की है, एक टिरेनिकल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की है, जैसा ग्राम्सी कहते थे उनको। एंड उन्होंने जो पार्लियामेंट था उसको एक पपेट में रिड्यूस कर दिया था, जो कि सिर्फ वही करती थी जो मसलोनी कहता था। इसको क्रिटिसाइज किया है ग्राम्सी ने इन हिज न्यूज़पेपर, जिसकी वजह से उनको इम्प्रिजन कर दिया गया था। वो कहते थे कि ये एक टायरेंट है जो अपनी मनमानी चला रहा है, इनको कुछ भी ऐसा नहीं वो कर रहे हैं जो कि हेल्प करे इटली के डेवलपमेंट में। एंड ऑल्सो दोनों का बेस सेम था। जो उनका बेस है जिस सिटीजन का जो बेस है वो सेम था। दोनों ही वर्कर्स को अपने सपोर्ट में चाहते थे, जो सपोर्ट बेस है दोनों का सेम था। मसलोनी जो है वो उनको इकट्ठा करना चाहते थे ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म। वो चाहते थे कि आप देशभक्ति के तरफ बढ़े, आप इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यू शुड फॉलो मी। और वहीं पर ग्राम्सी चाहते थे कि वर्कर्स जो है वो अपने लिए स्टैंड लेकर अपने हक की लड़ाई लड़े। एंड बिकॉज ऑफ दिस इन दोनों में यहाँ पर भी डिफरेंसेस रहते थे। और साथ ही साथ जो ग्राम्सी का इंटेलेक्ट था वो इतना ज़्यादा थ्रेट था मसलोनी के लिए कि उन्होंने उनको जेल में बंद करना बेटर समझा, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर ग्राम्सी रहते हैं तो इट वुड बी डीस्टेबलाइजिंग फॉर हिज गवर्नमेंट। वो जो उन्होंने बुक लिखी थी प्रिजन नोटबुक, उसका मेन फोकस था टू डेवलप अ मार्क्सिस्ट थ्योरी, दैट इज मार्क्सिस्ट 2.0, ऐसी थ्योरी को लाना, जहाँ पर वो ये बताते हैं कि किस तरीके से कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो अपनी आइडियोलॉजीज एंड कल्चरल स्ट्रगल आइडियोलॉजीज का यूज करती है टू ऑपरेस द वर्कर क्लास। एंड इसी को इन्होंने कल्चरल हेजेमनी कहा है, और वो बताते हैं आगे कि किस तरीके से हमें एक सोसाइटी में ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत पड़ती है टू काउंटर दिस कल्चरल हेजेमनी। नाउ कम टू हिज लाइफ। एंटोनियो ग्राम्सी जो है वो 1891 में इनका बर्थ हुआ था इन सार्डिनिया, विच इज़ अ स्मॉल टाउन। एंड ही वॉज रिलेटिवली एजुकेटेड, जहाँ पर क्योंकि जिस टाइम में वो पैदा हुए थे और जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे होते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज रिलेटिवली मच एजुकेटेड कि उनको यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन से भी स्कॉलरशिप मिली। ट्यूरिन जो है उसको रेड कैपिटल ऑफ इटली कहा जाता था बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। एंड यहाँ पर जब वो आए तो उन्होंने इंडस्ट्रीज को देखा है और इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशंस को देखा है, जिसने उनको बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। जो उनकी कंडीशंस थी वो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए और उन्होंने अपनी मार्क्सिस्ट थ्योरी वहाँ से डेवलप की है। ग्राम्सी जो है उन्होंने 1914 में सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया और इसी दौरान उन्होंने मार्क्सिज्म को पढ़ा एंड ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। और धीरे धीरे वो उसको चेंज करने लगे, उसको एक नए पर्सपेक्टिव से देखने लगे और फिर वो अपनी थ्योरी देते हैं जिसमें वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं।
इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फैक्ट्री काउंसिल्स को प्रमोट किया है, स्ट्राइक पर लोगों को स्ट्राइक में हेल्प की है इन द 1920। 1921 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैब्लिशमेंट की है। बाद में वो इलेक्ट भी हो जाते हैं फ्रॉम टू द इटालियन पार्लियामेंट इन 1924, बट 1926 में मसोलिनी उनको अरेस्ट करवा देते हैं बिकॉज ही डिड नॉट वांट एनी ऑपोजिशन। एंड अगर ग्रामसी जैसे इंसान, इंटेलेक्चुअल इंसान अगर ऑपोजिशन में होंगे, सो इट इज़ अ वेरी थ्रेटनिंग टू हिम, जिसकी वजह से उन्होंने उनको इम्प्रिजन कर। लेकिन ये प्रिजन में रहने के बाद भी इन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल वर्क को कंटिन्यू रखा है। ही डाइड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट मेडिकल रीजंस। इनकी जो बुक प्रिजन नोटबुक है वो बाद में पब्लिश हुई थी एंड लेटर बिकेम हाईली इन्फ्लुएंशियल इन वेस्टर्न मार्क्सिज्म। उनके जो आइडियाज थे ऑफ कल्चरल हेजेमनी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, ये लास्टिंग इम्पैक्ट था इसका सोसाइटी पर। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ग्रामसीज कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी। हमने देखा है कि मार्क्स ने बताया है कि हिस्ट्री जो है वो क्लास स्ट्रगल रही है, दैट इज देयर इज ऑलवेज अ डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट क्लास। हर सोसाइटी में एक डोमिनेंट और डिपेंडेंट क्लास डेवलप होती है जिनके बीच हमेशा स्ट्रगल रहा है। एंड ग्रामसी इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ, ऐसा है कि क्लासेस इमर्ज होती हैं और उनके बीच स्ट्रगल होता है, बट वो इस बात से एग्री नहीं करते हैं कि जो डोमिनेंट क्लास है वो अपना पावर मेंटेन रखती है ओनली थ्रू फोर्स। जो ट्रेडिशनल व्यू था जिसमें ये माना जाता था कि डोमिनेंट क्लास अपना पोजीशन को मेंटेन रखती है बाय यूजिंग फोर्स, ग्रामसी इस बात को डिनाई करते हैं और बोलते हैं कि आइडियोलॉजी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मेंटेनिंग पावर, क्योंकि आइडियोलॉजी जो होती है वो आपके वैल्यूज एंड बिलीव्स को शेप करती है, विच गिव्स कंसेंट टू द रूलिंग क्लास। आइडियोलॉजी को एंथनी गिडन्स ने डिफाइन किया है एज शेयर्ड बिलीव्स एंड वैल्यूज इन द सोसाइटी, जो डोमिनेंट ग्रुप के इंटरेस्ट को सर्व करती है और जो अनइक्वल पावर है सोसाइटी में उसको लेजिटिमाइज करती है, उसको जस्टिफाई करती है, वही आइडियोलॉजी होती है। मार्क्सिज्म में हमने देखा है, ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म में, कि फोर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, फोर्स और कोअर्जन को टूल्स माना गया है ऑफ डोमिनेशन का। ग्रामसी आर्ग्यू करते हैं कि जो रोल कल्चर और आइडियोलॉजिकल वैल्यूज़ का है, जो आइडियोलॉजी का है, वो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म में। और वो बताते हैं कि दो तरीके के कंट्रोल होते हैं, दैट इज डोमिनेशन बेस्ड ऑन कोअर्जन एंड हेजेमनी बेस्ड ऑन कंसेंट। और फर्दर ग्रामसी कहते हैं कि हेजेमनी रेफर करती है टू द स्प्रेड ऑफ रूलिंग आइडियाज। हेजेमनी वो होती है जो रूलिंग क्लास और वैल्यूज के आइडियाज स्प्रेड हैं सोसाइटी में, जो ये दिखाते हैं कि जो भी रूल कर रहा है, जो भी डोमिनेंट क्लास में है, वो अगर वहाँ उस पोजीशन में है तो वो जस्टिफाइड है और वो उसको सपोर्ट करते हैं ताकि उनका रूल जो है वो जस्टिफाई हो सके। मार्क्स कहते हैं, हमने देखा है कि मार्क्स किस तरीके से बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात किया करते थे। ग्रामसी कहते हैं कि बिल्कुल बेस और सुपर स्ट्रक्चर होता है एंड बेस में इकोनॉमी होती है, लेकिन जो सुपर स्ट्रक्चर है वो उसको हम इस बात पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि उसका कोई रोल नहीं है, उसका भी रोल है, क्योंकि और वो सुपर स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज पॉलिटिकल एंड सिविल सोसाइटी। एंड वो बताते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सोसाइटी जो है वो यूज़ करती है कोअर्जन का एंड सिविल सोसाइटी यूज़ करती है आइडियोलॉजिकल सुपरमेसी का, दैट क्रिएट्स अ हेजेमनी। वो बताते हैं कि पॉलिटिकल सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक द कोर्ट्स, पुलिस, जज, जेल और जो भी अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं ऑफ द पॉलिटिकल सोसाइटी, वो यूज़ करते हैं डायरेक्ट डोमिनेशन का थ्रू कोवर्जन, वो डोमिनेट करते हैं, फोर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन सिविल सोसाइटी जो इंक्लूड करती है स्कूल्स को, चर्च को, फैमिली को, वो आपके बिलीव्स को शेप करते हैं, आपके आइडियाज़ को शेप करते हैं इस तरीके से कि आप अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, हमें फैमिली में हमेशा ये सिखाया जाता है कि आप अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करो, उनको उनकी बात मानो, जो वो कहते हैं उनकी बात सुनो। एंड जो स्कूल, जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि आप रूल को फॉलो करो, रूल को फॉलो करना ही सही बात होती है। एंड ऑल्सो जब हम चर्च में जाते हैं या किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमारी मॉरल ड्यूटी है कि जो हमें बताया जाता है उसको फॉलो करें, जो कोई किसी अथॉरिटेटिव पोजिशन पे है उसकी बात को फॉलो करना ही रूल बेस्ड है, मॉरल ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रियार्की है, हम अगर किसी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं वो इस तरीके से स्प्रेड हैं कि हम जो भी चीज़ है उसको, जो भी पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस हैं उसको नॉर्मल मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मदर कुक कर रही हैं आपके घर में
तो आप उसको नॉर्मल देखोगे कि बिकॉज़ आप कहोगे कि हाँ, मम्मी तो खाना बनाती हैं, ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या अलग बात हो गई है। लेकिन किसी दिन अगर आपके फादर आपके लिए कुक करते हैं, तो आप उसको एक सरप्राइज़िंग एलिमेंट की तरह देखते हैं कि ओह! ये तो बहुत ही मेरे पापा ने खाना बनाया है, वॉव! दैट इज़ वेरी सरप्राइज़िंग आपके लिए। बट क्योंकि हम हमारी पैट्रियार्की में इस चीज़ को इस तरीके से बना दिया गया है कि अगर फादर कुक कर रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग कि आपके फादर बहुत अच्छे हैं, बट इट इज़ जस्ट कुकिंग फूड, इट कैन बी डन बाय एनीवन, कोई भी उसको कर सकता है। लेकिन फैमिली में जो खाना बनाने का काम है या टेक केयरिंग का काम है, वो इतना नॉर्मली वुमेन से एसोसिएट किया जाता है कि हम अगर उसमें थोड़ा-सा भी कुछ उससे अलग देखते हैं, तो हम उसको अबनॉर्मल मान लेते हैं और या फिर उसको एक सरप्राइज़िंग एलिमेंट मान लेते हैं कि ओह! ये ऐसा कैसे हो सकता है? एंड व्हेयरएज़ जब वही काम एक औरत कर रही होती है, तो उसको कुछ क्वेश्चन नहीं करता है, उसको कोई उस पे सवाल नहीं करता है, उसको एनालाइज़ नहीं करता है और उसको बिल्कुल नॉर्मल मान लिया जाता है। सो वैसे ही ग्राम्सी कहते हैं कि जो डोमिनेंट क्लास है, वो अपने आइडियाज़ और बिलीफ्स को इस तरीके से इंटरनलाइज़ करती है थ्रू द सिविल सोसाइटी कि हम उनकी जो पोज़ीशन है, उनकी पावर को जस्टिफाइड मान लेते हैं, नॉर्मल मान लेते हैं और उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं, उस पर उसको एनालाइज़ नहीं करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं एंड इसी के थ्रू वो अपनी पोज़ीशन को मेंटेन रखते हैं इन द सिविल सोसाइटी। फर्दर वो ये कहते हैं कि जो कोवर्जन है वो लास्ट स्टेप होता है। सिविल सोसाइटी अगर अपना काम कर रही है सही से और रूलिंग पावर मेंटेन्ड है, सो द डोमिनेंट क्लास विल नॉट गो फॉर कोवर्जन, वो कोवर्जन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर सिविल सोसाइटी वीक हो जाती है तो कोवर्जन जो है वो यूज़ किया जाता है और वो तभी किया जाएगा जब वो सिविल सोसाइटी वीक होगी एज अ लास्ट रिजॉर्ट टू प्रिवेंट डिसेंट। कोई रिवोल्ट ना हो, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जिससे उनकी डोमिनेंट पावर पर कोई भी इश्यू क्रिएट हो सके। उनकी डोमिनेंट पावर को अगर खतरा है तो वो कोवर्जन का यूज़ तभी करेंगे। फर्दर ग्राम्सी ये कहते हैं कि एक सोसाइटी में फोर्स जो है वो एक डोमिनेंट पोजीशन को मेंटेन नहीं रख सकती है, क्योंकि इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग जो है उस फोर्स को ओवरपावर करके उस डोमिनेंट पोजीशन को चेंज करने की ताकत रखते हैं। टेक फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडीज जो है वो किसी आप बीमार होते हो बार बार, लेकिन इवेंचुअली आपकी बॉडीज जो है उस बीमारी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है और उस बीमारी से वो ओवरकम कर जाती है इन द फ्यूचर टाइम। वैसे ही सोसाइटी में अगर आप बार बार फोर्स यूज कर रहे हैं तो इवेंचुअली लोग जो है वो उससे यूज टू होके उसको ओवरकम करने की हिम्मत रखते हैं। एंड इसीलिए वो बताते हैं कि आइडियोलॉजीज का यूज़ किया जाता है, बिलीव्स का यूज़ किया जाता है सो दैट उनकी पोजीशन मेंटेन रहे। और वो कहते हैं कि ये और इस डोमिनेंस को तोड़ने के लिए, इस डोमिनेशन को तोड़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस को तोड़ें। एक जो आइडियोलॉजी और जो आइडियाज़, बिलीव्स डोमिनेंट क्लास ने स्प्रेड कर रखे हैं उसको तोड़ें, उसको हटाएँ बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर हेजेमनी। वो जो बताते हैं, स्ट्रैटेजी देते हैं काउंटर हेजेमनी की, उसके थ्रू हम उस हेजेमनी को ब्रेक कर सकते हैं। अब हम उनके हिस्टोरिक ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को देखे हैं। हिस्टोरिक ब्लॉक, हम ये जानते हैं कि बेस और सुपर स्ट्रक्चर जो है, बेस जिसमें इकोनॉमी की बात करते हैं और सुपर स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें हम पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी की बात करते हैं। सो ग्राम्सी ये कहते थे कि सिर्फ मटेरियल कंडीशंस या सिर्फ इकोनॉमी ही सिंगल फैक्टर नहीं है जो एक सोसाइटी को वर्क करने में हेल्प करती है, बल्कि ये दोनों एक सिंक्रोनाइजेशन में वर्क करते हैं, एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करते, दे कॉम्प्लीमेंट, नॉट सब्सटीट्यूट, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर टू मेंटेन अ सिस्टम। वो ये कहते हैं कि जब मटेरियल कंडीशंस जो है वो सिविल सोसाइटी को सपोर्ट करेंगी और सिविल सोसाइटी जो है वो मटेरियल कंडीशंस को मेंटेन रखने में हेल्प करेगा, तब एक हिस्टोरिक ब्लॉक का डेवलपमेंट होता है। सो हिस्टोरिक ब्लॉक इज सिंपली द यूनियन ऑफ द बेस एंड द सुपर स्ट्रक्चर। जो मटेरियल कंडीशंस है उसका और सुपर स्ट्रक्चर का जो यूनियन है, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर जब साथ में आते हैं तो वो एक हिस्टोरिक ब्लॉक बनाते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो है हिस्टोरिक ब्लॉक जो है वो न्यू हिस्टोरिक ब्लॉक में चेंज होता है जब या तो मटेरियल कंडीशंस वीक हो जाती हैं या एक सिविल सोसाइटी जो है, जो उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं, जो उसकी ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस हैं, द आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन वाला जो स्ट्रक्चर है वो अगर वीक होने लगता है, जो सुपर स्ट्रक्चर वीक होने लगता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक न्यू हिस्टोरिक ब्लॉक डेवलप हो सकता है। लेकिन उस हिस्टोरिक ब्लॉक को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव कंडीशंस और ह्यूमन विल दोनों साथ में आए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक स्टूडेंट है, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उसको बेस्ट रिसोर्सेज हैं, उसके पास बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर उसकी खुद की इच्छा नहीं है, वो खुद से काम पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, तो आप उसके रिजल्ट्स नहीं देख पाओगे। देयर विल बी नो रिजल्ट्स डिस्पाइट एवरी मटेरियल गुड, डिस्पाइट एवरी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस ही हैज़। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जिसकी विल है और उसके पास रिसोर्सेज भी हैं, तो वो उसमें बेटर कर पाएगा अपनी
अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करने में वो बेटर कर पाएगा। वैसे ही वो बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव कंडीशंस होने पर भी अगर इंडिविजुअल्स की विल नहीं है तो कोई रेवोल्यूशन नहीं आएगा, एक न्यू हिस्टोरिक ब्लॉक नहीं बन पाएगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक न्यू हिस्टोरिक ब्लॉक बनाने के लिए और पुराने वाले को तोड़ने के लिए, रिमूव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव कंडीशंस के साथ साथ ह्यूमन विल भी होनी चाहिए। इंडिविजुअल जो है उनको रेडी होना चाहिए फॉर द चेंज। नाउ व्हाट इज काउंटर हेजेमनी? ग्राम्सी बताते हैं कि हेजेमनी को चैलेंज करने के टू वेज होते हैं, दैट इज द वॉर ऑफ मैनूवर एंड द वॉर ऑफ पोजीशन। व्हाट इज अ वॉर ऑफ मैनूवर? वॉर ऑफ मैनूवर जो होता है वो होता है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, जो डायरेक्ट अटैक होता है आप स्टेट को जब ओवरथ्रो करते हो थ्रू मास एक्शन। अब इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो फॉर एग्जांपल डायरेक्ट अटैक्स, रैलीज हैं, लॉबिंग है, ये सब जो होती हैं वो आप डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में उसकी बात कर सकते हो। और ये वहाँ पर पॉसिबल है जहाँ पर सिविल सोसाइटी वीक है, क्योंकि अगर सिविल सोसाइटी वीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स एक डोमिनेंट पावर बहुत टाइम तक रूल नहीं कर सकता है। सो अगर सिविल सोसाइटी वीक है तो लोगों का कंसेंसस नहीं है उस डोमिनेंट क्लास को मेंटेन रखने में। सो ऐसी सिचुएशन में वॉर ऑफ मनोवर यूज किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर सिविल सोसाइटी बहुत ही स्ट्रांग है, फॉर एग्जाम्पल इन द वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी, जहाँ पर सिविल सोसाइटी स्ट्रांग है और वो स्टेट को सपोर्ट करती है, डायरेक्ट अटैक जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि लोग जो है वो अभी भी उस डोमिनेंट पोजीशन के फेवर में है, वो उस सिस्टम को अच्छा समझ रहे हैं, उसको कंसेंसस दे रखा है लोगों ने कि वो उनके बेनिफिट के लिए है। सो अ डायरेक्ट अटैक विल बी इनइफेक्टिव, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हो सकती हैं बट ह्यूमन विल नहीं है। ऐसी सिचुएशंस में वो बोलते हैं वॉर ऑफ पोजीशन जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। वॉर ऑफ पोजीशन जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जहाँ पर आप ग्रेजुअल चेंजेस की बात करते हो बाय चेंजिंग देयर आइडियाज़, उनके आइडियोलॉजीज जो हैं उनको, उनके बिलीफ्स को है उनको शेप करते हो बाय क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस। डिफरेंट आइडियाज़ को डेवलप करके, डिफरेंट इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को डेवलप करके हम जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं उनको रिप्लेस करते हैं। और वो ये ग्राम्सी एम्फेसाइज करते हैं कल्चर का इसमें। वो कहते हैं कि कल्चरल चेंज ज़रूरी है, क्योंकि कल्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ। लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो उनके कल्चर के थ्रू आती है वो। और ये इम्पॉर्टेंट है कि कल्चर चेंज ज़रूरी है। कल्चरल चेंज जब होगा तभी लोग न्यू आइडिया को, न्यू ऑर्डर को सपोर्ट कर पाएंगे और उसको चेंज करने में हेल्प कर पाएंगे। वो कहते हैं कि ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए एक लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी में और इसमें टाइम लगेगा। लेकिन आज की सोसाइटीज़ जहाँ पर सिविल सोसाइटी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, सिविल इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वॉर ऑफ पोजीशन से ही हो सकता है। डायरेक्ट पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन जो है वो कोई रिजल्ट बेयर नहीं करेगा। और ये कैसे हो सकता है, इसके लिए वो कॉन्सेप्ट देते हैं ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। ग्राम्सी जो है वो टू टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल्स की बात करते हैं, दैट इज ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स एंड ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। ग्राम्सी का मानना ये था कि काउंटर हेजेमनी जो है वो ऐसे ही नहीं आ जाएगी, उसके लिए हमें इंटेलेक्चुअल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इंटेलेक्चुअल से उनका मीनिंग कोई एकेडमिशियन या एकेडमिक्स या स्कॉलर से नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान से है जो एक ऑर्गेनाइजर हो, जो लोगों में एक इंटेलेक्ट को डेवलप करने में हेल्प कर सके, लोगों को एक कॉन्शियसनेस डेवलप करने में हेल्प कर सके और उनको ऑर्गेनाइज कर सके इन अ वे कि वो हेजिमनी को काउंटर स्ट्राइक करने में हेल्प कर सके। ओके, सो ग्राम्सी ने दो टाइप के इंटेलेक्चुअल्स को आइडेंटिफाई किया था, दैट इज ट्रेडिशनल एंड ऑर्गेनिक। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी भी क्लास से एसोसिएटेड नहीं है, किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे बात नहीं करते हैं, एंड सिंस वो इंडिपेंडेंट है वो देखा जाता है कि वो रूलिंग क्लास के सपोर्ट में होते हैं। ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स वो होते हैं जो किसी क्लास से इमर्ज होते हैं और उनके इंटरेस्ट को सर्व करते हैं जिस क्लास से वो आए हैं। तो ग्राम्सी का ये कहना था कि अगर आपको काउंटर हेजेमनी डेवलप करनी है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको हम अपने फेवर में लाएं, दैट इज़ द वर्किंग क्लास। और जो इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स को डेवलप करें फ्रॉम द वर्किंग क्लास, मोर ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हों और ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उनको अपने फेवर में लाएं। और जब ऐसा होगा तभी काउंटर हेजेमनी जो है वो डेवलप हो पाएगी। एंड ही सेड कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का काम भाषण देना, स्टेज पे खड़े होकर नारेबाजी करना नहीं है, बल्कि डेवलप और ऑर्गेनाइज करना है इस कैपेसिटी को जो काउंटर हेजेमनी में उनकी हेल्प करेगा। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को बताते हैं कि वो एवरीडे लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए, ना कि एलिट्स से लिमिटेड होनी चाहिए। वो लोगों के बीच रहकर उनकी परेशानियों को समझे, उनको समझाएं, उनको अप्रोच करें और प्रैक्टिस, थ्योरी और प्रैक्टिस को लिंक करने लगें। लिंक और
इसलिए उन्होंने उसको लिंक थ्योरी भी कहा था। ग्रामसी ऐसा मानते थे कि जो लोग हैं उनके पास ये ताकत है कि वो क्रिटिकली चीज़ों को समझ सकें, लेकिन सिंस उनके पास उनके ऊपर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रखा है ऑफ द हेजेमनिक आइडियाज़ कि वो उसको समझने में केपेबल अभी नहीं है। उनके पास एबिलिटी है, बट सिंस वो इस डिल्यूजन में है, इस भ्रम में है कि जो है हो रहा है वो सही है, सही है, सही है, अंटिल दे आर गिवन अ मिरर कि देखो जो हो रहा है वो सही नहीं है। तो इसी के लिए ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की ज़रूरत पड़ती है। और ग्रामसी जो है वो क्रिटिकल अवेयरनेस और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं, और वो कहते हैं कि एजुकेटर्स का रोल है कि कम्युनिटी बेस्ड इंटेलेक्चुअल्स की तरह वो एक्ट करें, और जब ऐसे एजुकेटर्स होंगे तो एक न्यू टाइप ऑफ सोसाइटी की डेवलपमेंट हो सकती है, एक काउंटर हेजेमनी जो है उसमें काउंटर हेजेमनी डेवलप हो सकती है। Okay, now to summarize his ideas now, hegemony is the ruling ideas, ruling class के जो ideas और beliefs सोसाइटी में spread है उनकी dominant position को बनाने के लिए, that is hegemony. And counter hegemony वो है जब subordinate groups जो हैं वो resist करते हैं dominant group को and change कर देते हैं cultural frameworks और new consensus develop करते हैं, वो होती है counter hegemony. Okay, this was all for Gramsci. I hope you like this chapter, and please drop down your doubts in the comment section, and do not forget to like, share and subscribe. That will be all for today. Thank you.